भारत के नक्शों में एक जगह है जिसे लोग जादू की धरती कहते हैं। असम का मयांग। ये जगह मंदिरों, नदियों और जंगलों से घिरी है, लेकिन असली पहचान इनसे नहीं है। इनकी पहचान है उन बातों से जो यहाँ खुले में कभी नहीं कही जाती। यहाँ लोग कहते हैं जो मयांग में रात रुक गया वो इंसान वो ही नहीं लौटता। ये कहानी किसी अफवाह की नहीं, किसी फिल्मी डर की नहीं। ये कहानी उन नामों की है जो कागज़ों में आज भी दर्ज हैं, लेकिन लोग कहते हैं वो अब इस दुनिया में नहीं। साल था 2012 और इस साल मयांग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद पुलिस ने कई फाइलें बिना जवाब के बंद कर दी। बीच बीच में पुराने शिवालय और उनके पीछे मिट्टी में दबे रहस्य। यहाँ रहने वाले ज़्यादातर लोग खेती या जड़ी बूटियों का काम करते हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पीढ़ियों से ऐसे ज्ञान के रखवाले हैं जो किताबों में नहीं मिलता। इन्हें परिवारों में से एक था दिवेश्वर का परिवार। दिवेश्वर उम्र लगभग 38 वर्ष, गुवाहाटी में अध्यापक था। तर्क में विश्वास रखने वाला, अंधविश्वास से दूर। लेकिन उसकी माँ की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मयांग लौटना पड़ा। माँ की हालत अजीब थी, ना बीमारी ना चोट, बस रात होते ही एक ही बात बोलती थी, उन्हें मत बुलाना, वो नीचे से सुन लेते हैं। गांव के वैद्य ने कहा ये साधारण बुखार नहीं है और देवेश्वर को एक नाम दिया गया, कालू तांत्रिक। कालू तांत्रिक मयांग में कोई साधारण आदमी नहीं था। उसके बारे में कहा जाता था कि उसने मरने वालों से बातें की हैं और जीते जागते लोगों को चलता फिरता पत्थर बना दिया है। देवेश्वर हंसा, लेकिन उसी रात उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसके भीतर का तर्क तोड़ दिया। आधी रात के बाद जब पूरा घर सो रहा था, आंगन से कदमों की आवाज़ आई। ना कोई जानवर, ना इंसान, बस नंगे पांव गीली मिट्टी पर चलते कदम। वो उठा, उसने दरवाज़ा खोला और आंगन में उसने कुछ ऐसा देखा जो देखने के बाद वो पहले जैसा नहीं रहा। अगली सुबह माँ की हालत और बिगड़ गई। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन वो देवेश्वर को नहीं देख रही थी। उसने सिर्फ एक नाम लिया, कालू। मजबूर होकर देवेश्वर को कालू तांत्रिक को बुलाना पड़ा। कालू का घर गांव के आखिरी सिरे पर था, जहां से आगे सिर्फ जंगल था, घर नहीं। एक मिट्टी का जिसके चारों ओर नींबू और हड्डियां टंगी थी। कालू ने देवेश्वर को देखा और बोला, तू उसे ले आया, अब वह जाने नहीं देगा। तो देवेश्वर ने पूछा, कौन? कालू चुप रहा। फिर उसने कहा, तू जिस चीज़ पर विश्वास नहीं करता वो तेरे घर में बैठ चुकी है। उसी दिन से देवेश्वर मयांग में रुक गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये रुकना उसके जीवन का सबसे बड़ा अपराध बनने वाला है। गांव में इसी साल
और भी लोग गायब हो रहे थे। नरेंद्र दत्ता, स्थानीय पत्रकार जो तंत्र विद्या पर रिसर्च कर रहा था, एक शाम जंगल की ओर गया और वापस ही नहीं आया। उसकी साइकिल एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिली। जूते उल्टे रखे थे। गांव वालों ने कहा उसे बुला लिया गया। दिवेश्वर अब डरने लगा था, क्योंकि उसने अपनी माँ के शरीर पर कुछ निशान देखे थे, नाखूनों जैसे, लेकिन अंदर की ओर घुसे हुए। और एक रात जब उसने माँ से पूछा, आप किसे देख रही हैं, तो माँ ने जवाब दिया, उन्हें जो दीवार के भीतर रहते हैं। उस रात दिवेश्वर सो नहीं पाया। माँ की आंखें खुली थी, लेकिन उसमें कोई भाव नहीं था, जैसे वो कमरे में मौजूद है, किसी और जगह देख रही हो। उसने दिया जलाया, रोशनी दीवार पर पड़ी और देवेश्वर ने देखा कि दीवार पर गीले हाथों के निशान उभर रहे हैं। हाथ बाहर से नहीं, अंदर से। माँ ने अचानक बोलना शुरू किया, दरवाज़ा मत खोलना, वो नाम जानते हैं। दिवेश्वर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, कौन से नाम? तो माँ ने धीमी आवाज़ में कहा, जो मिट्टी में लिखे गए थे। उसी पल दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई, ना तेज ना हल्की, ऐसी दस्तक जो बुलावा लगती है। दिवेश्वर ने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह होने पर वो सीधा कालू तांत्रिक के पास गया। उसे देखते ही तांत्रिक बोला कि अब देर हो चुकी है। तो दिवेश्वर ने गुस्से में कहा, आप जानते हैं क्या हो रहा है? मयांग में कुछ लोग मरते नहीं, वो बस जगह बदल लेते हैं। उसने बताया कि जंगल के भीतर, जहाँ कभी तंत्र साधना के नाम पर बलि दी जाती थी, जो लोग वहां मरते थे उनके नाम मिट्टी में लिख दिए जाते थे, और जब भी कोई उन नामों को जानने की कोशिश करता, वो नाम उसे पुकारने लगते। दिवेश्वर समझ गया कि नरेंद्र दत्ता उसी वजह से गायब हुआ था। उसी शाम गांव में एक और घटना हुई। मीनाक्षी दास, उम्र 25 वर्ष, स्कूल में पढ़ाने वाली अध्यापक, अपने कमरे में पत्थर बनी मिली। शरीर जिंदा, आंखें खुली, लेकिन पूरा शरीर हिल नहीं सकता था। उसके होंठ सिर्फ एक शब्द दोहरा रहे थे, नीचे नीचे। गांव में डर फैल गया। लोगों ने अपने दरवाजों पर नींबू मिर्च और राख लटका दी, लेकिन दिवेश्वर जानता था कि ये सब बेकार है, क्योंकि उस रात उसने खुद अपना नाम सुना। आवाज़ घर के पीछे वाले कुएं से आई। आवाज़ उसकी अपनी माँ की थी। वो दौड़कर बाहर गया कुएं के पास, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पानी में परछाइयाँ थी, एक नहीं कई, और सब परछाइयाँ उसे देख रही थी। उसी पल कालू तांत्रिक वहां पहुंचा। उसने दिवेश्वर का हाथ पकड़ा और बोला, अब अगर तू गया तो वापस नहीं आएगा। दिवेश्वर ने पूछा, तो क्या करूं? कालू ने कहा, नाम मिटाने होंगे। दिवेश्वर समझ गया कि उसे उस जंगल में जाना होगा। अगली रात दोनों जंगल की ओर निकले। जंगल के भीतर हवा नहीं चल रही थी, पत्ते हिल नहीं रहे थे। एक जगह पहुंचकर कालू रुक गया। वहां जमीन पर सैकड़ों नाम लिखे थे, कुछ पुराने, कुछ नए, और उनमें एक नाम दिवेश्वर का भी था। वो देखकर उसके पैर कांप गए। कालू ने कहा, जब नाम लिख दिया जाता है तो शरीर देर से जाता है,
तभी जमीन हिलने लगी। मिट्टी से हाथ बाहर आए और आवाजें एक साथ बोली, अब तू हमारा है। जमीन से निकलते हाथ सामान्य हाथ नहीं थे। उनकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थी और नाखून मिट्टी नहीं, जैसे किसी चीज को पकड़ने के लिए बने हों। दिवेश्वर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में धंसते जा रहे थे। कालू ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज कांप रही थी। ये पहली बार था जब कालू डर गया था। दिवेश्वर ने देखा जमीन पर लिखे नाम धीरे धीरे हिलने लगे। कुछ नाम मिटने लगे, लेकिन कुछ और गहरे होते जा रहे थे। कालू चिल्लाया, सबके नाम नहीं मिटते, कुछ नाम जगह मांगते हैं। उसी पल जंगल के भीतर एक आकृति उभरी, ना पुरुष ना स्त्री। उसका शरीर मिट्टी और जड़ों से बना था। चेहरा नहीं था, लेकिन जहाँ चेहरा होना चाहिए था वहाँ एक गड्ढा था। उस गड्ढे से आवाज आई, किसने नाम छुआ? कालू ने कांपते हुए कहा, मैंने नहीं, ये आया है। आकृति का ध्यान दिवेश्वर पर गया। दिवेश्वर के दिमाग में एक साथ कई आवाजें गूंजने लगी। दिवेश्वर को समझ आया कि ये सिर्फ आत्माएं नहीं थी, ये वो लोग थे जिनकी वर्षों पहले यहाँ बलि दी गई थी। उनकी चेतना मिट्टी में कैद थी। इतने में ही कालू गिर पड़ा। उसने बोला कि सालों पहले उसी ने इन नामों को मिट्टी में लिखना शुरू किया था। उसका काम था बीमार लोगों को बचाने के बदले किसी और का नाम देना। माँ की बीमारी भी इसी का परिणाम थी। कालू ने दिवेश्वर की माँ के बदले दिवेश्वर का नाम लिख दिया था। ये सुन के दिवेश्वर का गला सूख गया। उसने पूछा, तो मेरी माँ? कालू ने कहा, वो बच गई, लेकिन तू नहीं बचेगा। मिट्टी की आकृति अब पास आ चुकी थी। उसने कालू को छुआ। कालू का शरीर धीरे धीरे सख्त होने लगा। वह पत्थर बन रहा था। कालू चिल्लाया, लेकिन आवाज मुंह से बाहर नहीं आई। अगले पल वो एक मूर्ति बन गया। आकृति ने दिवेश्वर की ओर देखा। नाम मिट सकता है, आवाज आई, लेकिन बदले में कोई रहना होगा। दिवेश्वर समझ गया। उसे आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कहा, माँ का नाम मिटा दो। जमीन कांपी। माँ का नाम मिट गया। दिवेश्वर का नाम और गहरा हो गया। मिट्टी उसके पैरों से सीने तक चढ़ आई। आखिरी आवाज जो दिवेश्वर ने सुनी वो उसकी माँ की आवाज थी, माफ करना। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के किनारे एक नई पत्थर की आकृति देखी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन आंखें खुली थी। दिवेश्वर कभी वापस नहीं आया। उसकी माँ पूरी तरह ठीक हो गई, लेकिन वो हर रात घर के आंगन में मिट्टी पर कुछ लिखती रहती है। कोई नहीं जानता वो क्या लिखती है। मयांक के लोग कहते हैं ये जगह नाम याद रखती है, और अगर कभी रात में कोई तुम्हें तुम्हारा नाम लिखकर बुलाए तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि मयांक में जो बुलाया जाता है वो कभी पूरी तरह लौटता नहीं।